हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और 23 जनवरी को यूपी टेट का पेपर है और बच्चों की ईवीएस की डिमांड है। ईवीएस में आपका सभी कुछ आता है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ लेखपाल का, यूपीपीएससी, आरओ बहुत सारे पेपर हैं। तो आपको पता है कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो फिर मैं ये नहीं देखता हूँ कि लेखपाल में आना है कि पुलिस में आना है कि बीपीएससी में है कि एमपीपीएससी में है, टेट में है, सुपर टेट में है, सी टेट में है, किस में है, उससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। मुझे इतना पता है कि अगर मैं पोषण टॉपिक उठाया है जैसे मैंने, या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या जो भी टॉपिक मैंने उठाया है, उस टॉपिक की ए से लेकर जेड तक की कहानी समाप्त कर दो। इसके बाद खेलने दो। अगर आपको पूरा आ जाएगा, फिर अगर कैसा भी क्वेश्चन बने, कठिन क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन बने, वो आपके जेब में रहेगा। क्या बोलते हो? और अगर आवाज़ आ रही हो, क्लास स्टार्ट हो गई हो, तो यस सर बोल दीजिए जल्दी से कि यस सर आवाज़ आ रही है, क्लास स्टार्ट हो गई है। भाऊजी, मोनिका वर्मा, अजीत सिंह, सितेश प्रजापति, शिल्पी गंगवार, या फिर जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे। और यार हमने टाइम भी बता रखा है आप लोग को कि आप लोग को शाम को 5:30 बजे और रात में 9 बजे आपको हर हालत में उपस्थित हो जाना है बिना कुछ कहे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। अगर बफरिंग अफरिंग हो रही है तो बता दें जरा सा। अगर बफरिंग हो रही हो तो ये बोल सकते हैं कि क्लास क्लास। मुझे नहीं लग रहा कोई बफरिंग है। हम्म। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ। जी सर आवाज़ आ रही है, ओके है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंटरनेट कम आ रहा है क्या? लेट्स लर्न जनरल साइंस। भैया साइंस की स्पेलिंग आपकी गलत है, इसको सही कर लो। रवि मौर्य, ऑल राइट ऑल राइट। नहीं, मैं देख रहा हूँ कितने लोग जुड़े हैं। जब जुड़ना शुरू करें तो फटाफट में क्लास को स्टार्ट करो। यार जब हम क्लास खत्म करने वाले होते हैं तब लोग जुड़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो क्या क्या पढ़ाएंगे इसमें हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? छोटा करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। देखो भाई, न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें या पोषण की अगर हम लोग बात करें, अगर इसको किनारे कर दे थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा किनारे कर दें, तो आप समझिएगा। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, वसा की बात करें और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो समझिएगा यदि हम लोग प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो इनका जो समूह है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो समूह है, इसको कहते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अर्थात बृहद पोषक तत्व। इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बृहद पोषक तत्व, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं और ज्यादा मात्रा में चाहिए भी होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं बृहद पोषक तत्व। फिर इसके बाद आता है खनिज लवण। खनिज लवण, ठीक है ना। आपको खनिज लवण जैसे क्या होता है? आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें। हम लोग अगर आयोडीन की बात करें तो पूरे जीवन काल के लिए, आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो पूरे जीवन काल के लिए मात्र आधा चम्मच आयोडीन, मात्र आधा चम्मच आयोडीन, है ना, सफिशियंट होता है। क्योंकि वो हमारे शरीर में थायराइड नाम की ग्लैंड उपस्थित होती है ना, क्या? थायराइड। और थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो वास्तव में क्या है? आयोडीन ही तो है। इसलिए मात्र आधा चम्मच में ही आयोडीन में पूरा जीवन कट सकता है। लेकिन आधा चम्मच से भी कम हो जाए तो फिर ग्वाटर या घेंगा हो जाएगा, है ना। तो खनिज लवण की बात की जाए और विटामिन की बात की जाए,
खनिज लवण और विटामिन की बात की जाए तो ये हमारे शरीर में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और चाहिए भी कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं लघु पोषक तत्व। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु पोषक तत्व। तो ये क्या है? ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट, और ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। क्लियर है? तो लघु पोषक तत्व में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए निम्न में से किसे बृहद पोषक तत्व में शामिल नहीं किया जाता? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो फिर आप डर जाएंगे, आप सोचेंगे यार इसमें क्या आंसर होगा। सपोज करो अगर मैं यहां पे प्रश्न लिख देता निम्न में से किसे बृहद पोषक तत्व में शामिल नहीं करते? बृहद पोषक तत्व में शामिल नहीं करते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता और आपके ऑप्शन रहते विटामिन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 वसा। आप ऊपर मत देखिए, आपको कसम है आप ऊपर मत देखिए। बात समझ आ रही है? और ये बस सोचिए कि अगर ये प्रश्न पेपर में आता, एग्जाम में आता, तो कितने % लोग इसका आंसर सही लगा के आ पाते। तो आप कहेंगे, आपका दिल ही जान गया होगा, ठीक है ना। तो जो भी मेरी छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई भी ऐसी बात हो उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर लगाना है, अब आप बता सकते हैं कि सर इसका आंसर है विटामिन। तो विटामिन और खनिज लवण लघु पोषक तत्व हैं और बाकी ये 3 क्या हैं? बृहद पोषक तत्व या गुरु पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगली बात, सबसे पहले हम लोग किस पर बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पर। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पर बात करते हैं। यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होता है, यानी कि ये किसके बना होता है? तो आप बताएंगे कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो कितना होता है? तो 1:2:1, ठीक है ना। इसका रेशियो कितना होता है? कार्बन 1, हाइड्रोजन की अणु संख्या 2 और ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इतनी बात क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट के और नाम क्या हैं? समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट के और नाम क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जल योजित कार्बन। याद रखना है, जल योजित मतलब H2O हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? जल योजित कार्बन। और क्या कह सकते हैं? एल्डिहाइड कह सकते हैं। इसको हम लोग कीटोन्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? कीटोन्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नाम भी आप दे सकते हैं, या जैसे अल्कोहल भी बनता है तो इसको आप अल्कोहल भी नाम दे सकते हैं, है ना। अल्कोहल C2H5OH, है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसको आप, मेरे हिसाब से जल योजित कार्बन लिखा हुआ है तो इसी को इंग्लिश कहेंगे हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसको ये कह देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए, है ना, पेपर में आता है क्वेश्चन कि किसी एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए हम लोग क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, क्या देते हैं? तो आपका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिएगा, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो समय लेता है, समझना, समय के हिसाब से कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देगा और कौन थोड़ा सा लेट देगा। तो समय के लिए, समय यानी कितने समय में कितनी ऊर्जा मिलेगी, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट को कुछ भागों में बांट दिया गया है। जैसे जो तुरंत दे देगी एनर्जी वो है मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। फिर इसके बाद डाइसेकेराइड, फिर होगा आपका ट्राइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। आप चाहे इसको जितने भागों में बांट लो, हमने मोनो, डाई और पॉली में बांटा है। कुछ लोग ट्राइसेकेराइड, है ना, टेट्रासेकेराइड ऐसे ही बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने 3 भागों में बांटा है। तो सबसे इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा? मोनोसेकेराइड, उससे थोड़ी देर में डाइसेकेराइड, और थोड़ा सा समय लेने के बाद एनर्जी मिलेगी आपको पॉलीसेकेराइड से। क्लियर है? अब आपके मन में आएगा कि सर
हमें मोनोसेकेराइड कौन कौन सी हैं ये बता दीजिए, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ठीक है ना। लेकिन अब इसको प्रश्न जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्वेश्चन समझना है ना, तो प्रश्नोत्तर जब हम लोग करेंगे अब मैं आपको तभी तभी बताऊंगा। क्लियर है? तो आई विश मैं आपको समझा पाया। तो वन बाय वन करके समझना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस रुक जाती है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, इसको आपको लगाना है। लिखा हुआ है ग्लूकोज एक प्रकार का है, ग्लूकोज एक प्रकार का है, तो बताना है ये कैसी शर्करा है। पेंटोज शर्करा है, हेक्सोज शर्करा है, ट्रेक्टोज शर्करा है या डायोज शर्करा है। फटाफट बताना है आपको, ग्लूकोज कैसी शर्करा है, जल्दी बताओ, ग्लूकोज कैसी शर्करा है, फटाफट बताइए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, है कि नहीं, क्या होता है, C6H12O6। अगर ये ग्लूकोज का सूत्र है तो बताइए कैसी शर्करा होगी ये, फटाफट बताइए। अगर हमने सूत्र लिख दिया है तो आप बताइए ये कैसी शर्करा होगी, पेंटोज होगी, हेक्सोज होगी, टेट्रोज होगी या डायोज होगी। आंसर आ रहा है, मोनो होगी। ओके, सी आंसर बता रहे हैं बच्चे, इसका आंसर सी बता रहे हैं। और सोचो, और सोचो, आंसर आएगा, और सोचो, आंसर आएगा भाई, आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा। पेंटोज होगी, बहुत बढ़िया। पेंटोज बताया है प्रिंटू कुमार ने। यार बच्चे, यार हम जब कह रहे हैं आपसे कि आपको जुड़ना है हमारे साथ कितने बजे, 9 बजे, डेली 9 बजे आपको जुड़ना है, और फिर भी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। रीजन बताओ कि रीजन क्या, पढ़ना नहीं चाहते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है, कि क्वेश्चन बहुत कठिन है या बहुत सरल है, कैसा। अब एक बच्चे ने कहा सर पेंटोज शर्करा है, अब एक बच्चा कह रहा है सर पेंटोज शर्करा है। दिमाग मतलब कहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हैं? अगर हमसे पढ़ा है तो हमने तो कभी नहीं बताया पेंटोज शर्करा है, हमने कभी जिंदगी में आपको बताया कि भाई जो ग्लूकोज है वो पेंटोज शर्करा है। हेक्सोज है, जब 6 लिखा है, C6H12O6, जब C6 लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है यार, कैसी शर्करा होगी, हेक्सोज शर्करा होगी, हेक्सोज शर्करा होगी, अर्थात षट कार्बनिक शर्करा होगी। षट कार्बन यानी 6 कार्बन के परमाणु जब इसमें है तो हेक्सोज शर्करा होगी ना। अब भी गलत कर दिया आपने, कोई बात नहीं, हिटलर जी कह रहे हैं सर मत जुड़ने दीजिए, हम लोग तो है ना, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हेक्सोज होगा। पता नहीं कैसे गलत कर रहे हैं। पेंटोज शर्करा में क्या आता है, पेंटोज शर्करा में क्या आता है, हमने आपको बताया था ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सुना है कभी? हाँ, पेंटोज में जाएगा ना राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, तो पेंटोज शर्करा में क्या जाएगा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज ये होगा। पता नहीं कहां पे सो रहे हो ये। तो आरएनए और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज इन सब में कौन सी पाई जाती है, तो षट कार्बनिक पाई जाती है। ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, मैनोज की बात करें, गैलेक्टोज की बात करें, इन सब की बात करा जाए तो ये सब षट कार्बनिक शर्करा है। क्लियर है, डन है। अब याद रहेगा षट कार्बनिक शर्करा कौन कौन सी हैं, यानी कि हेक्सोज शर्करा कौन कौन सी हैं और पेंटोज शर्करा कौन सी हैं, याद रहेगा, आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना। इतनी कमजोर साइंस है, जबकि साइंस स्पेशल बैच मात्र 300 रुपए का है। चलो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का संचयन कहां होता है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संचयन कहां होता है। विकास पाल, ठीक है, मैंने आपका देख लिया कि रेलवे के लिए आप कह रहे हैं ना बोलने के लिए, हाँ हाँ ठीक है, आप बताइए। हाँ तो इसका आंसर बताइए भाई, पढ़ भी तो लो, है ना, बोल देंगे बोल देंगे, सब लोग बोल रहे हैं हम भी बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ठीक है ना, हम ऐसा ही बोलते हैं, कब नहीं बोला हमने, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। चलिए चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर क्या है। अब सब लोग अधिचर्म बता रहे हैं, एपिडर्मिस, अरे भाई एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, समझ रहे हो, त्वचा, ठीक है ना। इसका आंसर साफ साफ ये है वसा ऊतक, इसका साफ साफ आंसर है वसा ऊतक। इसको कहते हैं एडिपोज, क्या कहते हैं इसे, एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू।
एडिपोस टिश्यू यानी ऊतक, और फिर भी गलत कर रहे हो। तो भाई मानव शरीर में जो वसा का संचयन होता है वो वसा ऊतक में होता है, जिसको कहते हैं एडिपोस टिश्यू। क्योंकि जो वसा वाली कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक है ना। जो वसा वाली कोशिकाएं होती हैं, वसा कोशिका को क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स यही तो कहते हैं, एडिपोसाइट्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और जो वसा का भंडारण होता है वो दो तरह से होता है, एक सफेद वसा और एक पीली वसा। एक सफेद वसा और एक पीली वसा। बात समझ में आ रही है? ये तो इसका आंसर होगा वसा ऊतक। इसका आंसर क्या होगा? वसा ऊतक। मैं थोड़ा सा झिझक पता है किस ले रहा हूं, क्योंकि लोगों ने YouTube को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। ये हमें ये बताइए जरा सा कि जब कोई एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आपको पेपर का लेवल और लेवल की डिफिकल्टी आपको समझ में आ नहीं रही है। लेवल की डिफिकल्टी बच्चे को समझ में नहीं आ रही है कि अरे भाई जो 100 क्वेश्चन आए क्या बच्चे को सारे 100 क्वेश्चन आ गए हैं? वो बता देता है कि 100 क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। वो जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन वो याद कर लेता है और जाके बताता है सर ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब वो क्वेश्चन वही याद कर पाता है जो सरल होता है या फिर जो वो कर पाता है। उसके आधार पर जो इतने YouTube के टीचर आ गए हैं वो ऑनलाइन पेपर को भी लेवल देखकर बता देते हैं कि ऑनलाइन पेपर हुआ, पेपर मिला भी नहीं, वो उन्होंने पेपर दिया भी नहीं, और वो डिफिकल्टी लेवल देके बता देते हैं क्या कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा खराब है क्या एकदम से? हैं? अब बच्चा हमारे पीछे पड़ा हो सर यूपीएसआई की कट ऑफ बता दीजिए, यूपीएसआई कट ऑफ बता दीजिए। जब ऑनलाइन पेपर हुआ है, ऑनलाइन पेपर में सारा पेपर का क्वेश्चन भी नहीं पता चला है हमको, और हमें कोई अंतर्यामी थोड़ा ना है कि हम बिल्कुल सटीक कट ऑफ बता देंगे। अब वही गलती हो गई। अब गलती ये हुई कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट लटकता चला गया। तो लोगों ने सोचा कि एक काम करते, रिजल्ट आ ही जाएगा। उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 बैच डाल दिया। मैं सभी यूट्यूबर को कह रहा हूँ, जितने भी टीचर हैं, उन्होंने सीबीटी 2 का बैच डाल दिया। सीबीटी 2 का बैच डालने के बाद बच्चों से बता दिया कि 50 नंबर कट ऑफ जाएगी, 60 नंबर कट ऑफ जाएगी, बेटा क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा, ये है वो है, अब मेरा बैच ले लो। सीबीटी 2 को बैच उन्होंने एक साल में 75 बैच निकाल दिए सीबीटी 2 के। रिजल्ट नहीं आया और बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के सीबीटी 2 पढ़ के, है ना, उनको एग्रेशन दिया, आप सिर्फ 50 नंबर जाएगी, अरे सिर्फ 60 नंबर, अरे बैच लो करके कर दिया। इसके बाद जब एनटीपीसी रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब हाई गया, जब सब कुछ हाई पहुंच गया, अब वहां पर बच्चों ने फोन करना शुरू किया, अरे सर आप तो कह रहे थे 50 जाएगी, आप तो कह रहे थे 60 जाएगी, 60 से ऊपर जिंदगी में कभी जाएगी नहीं, तो हमारा सीबीटी 2 में हुआ नहीं, हमने आपका बैच लिया था, हमारा पैसा वापस कर दो। तो अब उनको लगा है मिर्चा। अब मिर्चा लगा है तो वो के करने लगे हैं, के। अरे भाई जब तक रिजल्ट नहीं आ पाता, जब तक कट ऑफ जारी नहीं हो आती, तो सीबीटी 2 क्यों ला रहे हो? क्यों? आप बहुत अंतर्यामी है क्या? सीबीटी 2 बच्चे को अपने मन से तैयारी करने दो, या तो ये बोल दो बेटा हमें कट ऑफ, जैसे कि हमें लेखपाल की कट ऑफ नहीं पता थी कि पीटी में कितने परसेंटाइल वाले लेखपाल के लिए आएंगे, ठीक है ना। तो हमने अपना एज्यूम किया और हमने कहा भाई जिसके 90% से ऊपर परसेंटाइल हो वही ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। 90 परसेंटाइल बताया। अब कोई अगर आप 50 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, हमारा बैच ले लो, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल लो। अब ले लिया, अब चलो ठीक है, लेखपाल में आया, उसने कोई परसेंटाइल का वही रखा कि हमें परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, तो सभी लोग भर पा रहे हैं। लेकिन वो अब देखो कॉल लेटर जो देता है, वो एडमिट कार्ड जो जारी करता है, वो किस परसेंटाइल पे जारी करता है। तो गलती खुद ही कर दो, खुद ही गलती करने के बाद और फिर चेचे करो, बच्चों को इकट्ठा करो अपने चैनल पे, ये है वो है, फेल होने वाले बच्चे की तादाद ज़्यादा, पास होने वाले बच्चे की तादाद कम। इसके बाद आपका बैच भी उसने लिया है। अब यानी दुनिया भर की चीज़ें, एनटीपीसी स्कैम हो गया सर, ये हो गया वो हो गया, हमें इतनी तेज चिढ़न मचने लगी है, इतनी तेज चिढ़न मचने लगी है सिर्फ इसलिए भाई तुमने क्यों 50 नंबर बता रही कट ऑफ। बच्चे के अंदर खुद ही अग्रेशन आ गया है, वो तैयारी करता रहा कि हाँ ठीक है 50 नंबर कट ऑफ जाएगी। अब नहीं गई तो मिर्चा लगा घूम रहा है। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं भाई साहब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। मैंने देखा है लोगों के 80 नंबर भाई आए हैं 80 नंबर। अब नहीं हुआ, हाँ रेलवे कट ऑफ हाई गई, वो मैं मान रहा हूँ, उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगा कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन 50 भी तो नहीं जाएगी जैसा लोग बताए हैं।
कि 40-50 में चली जाएगी? ठीक, तो एक तो खुद गलती कर दो, ऊपर से फिर बच्चे को बकरा बना दो। आपने मेरे मुंह से सुना कि मैंने एनटीपीसी बताया है? हाँ, अशोक यादव जी एनटीपीसी में सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ सर, हमारे पेट में 86% था, मैंने फिर भी लेखपाल का बैच लिया था। वो सब अलग बात है, ठीक है। अब लोग वहां पे करे जिसका इसका एनटीपीसी का हो गया वो मुझे व्हाट्सएप करे, अपना वो भेजे, मैं बच्चों से बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ा है। आजकल बड़ा अजीब अजीब चल रहा है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, हमने हमने भाई, हमसे बच्चा कहता रहा कि सर एनटीपीसी कट ऑफ कितनी जाएगी, हमने भाई कुछ नहीं, हमने कहा हाथ जोड़ दे, हमें कहा हमें पता ही नहीं, ऑनलाइन पेपर हुआ है, इतने बार पेपर हुआ है और नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो? क्रिकेट में होने वाला डकवर्थ लुईस का नियम। डकवर्थ लुईस समझते हो ना? डकवर्थ लुईस वाला कोई समझ ही नहीं पाया है। वैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी के 4 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 10, तो किसी के 20 नंबर बढ़ जाते हैं। हैं? नॉर्मलाइजेशन के जमाने में तुम कट ऑफ बताने जा रहे हो? चलो, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो विटामिन बी पैराडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल और विटामिन ए सूर्य का प्रकाश। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सबका आंसर आया है तीसरे का ए। सबका आंसर तीसरे का ए आ रहा है, तीसरे का ए आ रहा है। एक बार सोचो, एक बार सोचो, तीसरे का ए आएगा, पक्की बात है ना? तीसरे का क्या ए आएगा? जल्दी से देखिए, विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स में पैराडॉक्सिन है, बिल्कुल सही है। विटामिन ई के बी बिल्कुल सही है, टोकोफेरॉल। जो विटामिन ए है ये वो सूर्य के प्रकाश से नहीं प्राप्त होता। जो सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे विटामिन ए गलत हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा तीसरे का डी। इसका आंसर होगा तीसरे का डी, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन पूछते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? जल्दी बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? एक क्वेश्चन ये है। और चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? फटाफट बताइए। ये दो प्रश्न है आपके कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। हाँ, इसका आंसर डी गलत हो गया, बिल्कुल सही है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? और जल्दी बताइए फटाफट। हम्म, भाई लोगों को जोड़ो, फटाफट जोड़ो। 500 सेकंड बता रहे हैं, 820 सेकंड बता रहे हैं, 8.16 बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर आप बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए, 500 सेकंड, 500 सेकंड याद कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी आंसर रहता है, 8 मिनट 18 सेकंड भी रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बार 8 मिनट 16 सेकंड सही दिया गया था, फिर एक बार 8 मिनट 18 सेकंड सही दिया गया था, ठीक है ना? तो यहां पर आप ये याद कर लीजिए 500 सेकंड, आप यहां पर ये याद कर लीजिए 500 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड का समय लेता है। कितना? 1.25 सेकंड। क्लियर है? चंद्रमा का प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए तो 1.25 सेकंड। अनिकेत अड़ूचिया बिल्कुल सही है, 2-3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? हृदय के लिए, ठीक है ना? हृदय के लिए सबसे अच्छी वसा कौन सी है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, फटाफट बताना है। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर, हृदय के लिए सबसे खाद्य तेल कौन सा होता है? जल्दी बताइए। देखो बताते हैं आपको, जिसमें ओलिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाएगा, समझना, जिसमें ओलिक अम्ल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, जिसमें ओलिक अम्ल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, बस वही तेल सबसे अच्छा माना जाएगा। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए उसको। अच्छा, उस तेल को कहा जाता है मृत्यु दर कम करने वाला, मृत्यु दर कम करने वाला तेल, कम करने वाला तेल। तो मृत्यु दर कम करने वाला तेल, इसको यह भी कहा जाता है। ऑप्शन में बी आ रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, जैतून इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बता रहा बच्चा आप, जैतून इज द राइट आंसर। बचपन में जब आप छोटे होंगे तो मम्मी जैतून के तेल से आपकी मालिश भी करती होंगी, अरे हाँ कि ना? आप फिर ऐसे करके आपको उठा देती होंगी, ऐसे करके मुंडी पकड़ के ऐसे उठा देती होंगी, है ना? तो ऑलिव ऑयल, बिल्कुल सही बताया आपने, ऑलिव ऑयल इज द राइट आंसर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की जाती है। सिंपल सी बात है, विटामिन जो B12 होता है, विटामिन B12 जो होता है इसको कहते हैं साइनोकोबलैमिन। साइनोकोबलैमिन, इसको क्या कहते हैं? साइनोकोबलैमिन। और साइनोकोबलैमिन में है ना विटामिन B12 होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। सिंपल सी बात है, क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी विटामिन में, किसी भी वस्तु में विटामिन B12 उपस्थित है, किसी भी वस्तु में विटामिन B12 उपस्थित है, इसका परीक्षण किसके माध्यम से करेंगे? जल्दी बताइए फटाफट। स्पेक्ट्रोस्कोपी। आंसर आया है बी। बिल्कुल सही बताया, अरे वाह मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही बताया। बोरेक्स बीट परीक्षण, बिल्कुल सही बताया। बोरेक्स बीट परीक्षण से हम लोग जानकारी लेते हैं कि इस वस्तु में विटामिन B12 उपस्थित है कि नहीं है। अगर ये बता दिया जाए कि इसकी खोज किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था, तो 1812 में बर्जीलियस ने, 1812 में बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। 1812 में बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। बर्जीलियस ये वही हैं जिन्होंने कैटलिस्ट के बारे में बताया था, उत्प्रेरक, है ना, या उत्प्रेरण। उत्प्रेरक या उत्प्रेरण के जो जनक होते हैं वो भी आपके बर्जीलियस हैं। तो बोरेक्स बीट परीक्षण, अच्छा कभी कभी बोरेक्स बीट परीक्षण नहीं आएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ब्लीस्टर परीक्षण। समझिएगा, कभी कभी इसकी जगह क्या आ जाएगा? ब्लीस्टर परीक्षण। क्या आ जाएगा बच्चा? ब्लीस्टर परीक्षण। तो बोरेक्स बीट परीक्षण को हम लोग ब्लीस्टर परीक्षण कहते हैं। इसकी खोज 1812 में बर्जीलियस ने की थी, जिसके पता लगाया जाता है कि इस वस्तु में विटामिन B12 है या कोबाल्ट उपस्थित है या नहीं है। बहुत बढ़िया। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही बताया है। अब आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए पढ़िए फटाफट, ठीक है ना, फटाफट पढ़िए, सटासट आंसर दीजिए। लिखा है चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से, चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से किसकी कमी हो सकती है? जल्दी बताइए। जो व्यक्ति ज्यादा, बेटा लाइक करते चलो, लाइक करते चलो फटाफट। चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से किसकी कमी हो सकती है? विटामिन B13 की। B13 आपने पढ़ा है क्या कभी? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बताइए, बताइए। कैल्शियम की, विटामिन C की और एल्बुमिन की। सबसे पहली बात ये बताइए अच्छा इसका आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी से। सुशील कृष्णा कुमार का आया है बी। अरे वाह यार, तुम लोग बी करके बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। कैल्शियम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से, चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कैल्शियम की कमी हो जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव हड्डी में जल प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस का रेशियो बताइए, जल, कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो बताइए। तो मानव हड्डी में जल 50% लगाना है, कैल्शियम 42% लगाना है और जो फास्फोरस है वो आपका 8% लगाना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से शरीर में किस तत्व की कमी हो जाएगी? तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया। बात समझ आ रही है? यदि आप ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? आपको याद रखना है कि जो चाय और कॉफी है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये बीपी को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक जिसे कहते हैं हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर समझ में आया। लेकिन अब क्या बताया जाए? जैसे हम ही हैं, अगर हम सुबह चाय ना पिए तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल नशेबाजी कहते हैं इसे, ठीक है ना? तो नशेबाजी जैसा हो गया है। शिल्पी गंगवार, बेटा तुम पढ़ चुकी हो ना, तभी तुम्हें इतने ज्यादा वो है कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए अच्छा क्वेश्चन था, जिन्होंने पढ़ चुका है उसके लिए खराब क्वेश्चन हो गया। तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो मानव हड्डी में जल 50%, कैल्शियम 42% और फास्फोरस कितना होता है? 8% होता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है? अंडे में। अंडे का प्रोटीन है, अंडे का प्रोटीन का नाम क्या है? एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन और किसमें पाया जाता है? तो दूध में। याद रखना है, दूध में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? केसिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है और ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। तो याद रखना है, दूध में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। अगर आपसे कहा जाए कि जो क्लोस्ट्रम होता है, जिसे कहते हैं खीस, है ना, क्लोस्ट्रम मतलब खीस में कौन सा विटामिन दुगनी मात्रा में पाया जाता है केसिन की अपेक्षा? तो आपका आंसर आएगा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। खीस में सिर्फ एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, इसलिए खीस का जो रंग होता है वो पीला होता है, ना कि सफेद होता है।
जब कोई गाय या फिर कोई भैंस का बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के 2-3 दिन होता है, उसे मिर्चर से डाला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो 2-3 दिन बच्चा होने के बाद गाय और भैंस का दूध फटता है तो उसी को कहते हैं खीस, है ना। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, उसमें पाया जाता है, उसी को कहते हैं खीस। और खीस में विटामिन B12 पाया जाता है, खीस में विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ी सी बात करते हैं चाय के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है, चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कॉफी बोर्ड का मुख्यालय क्या है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है, तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है, तो आप कहेंगे दार्जिलिंग। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है, आप कहेंगे दार्जिलिंग। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय क्या है, तो कहेंगे बेंगलोर। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय क्या है, आप कहेंगे बेंगलोर। आपसे पूछा जाए चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है, तो आप कहेंगे टेनिन। आप कहेंगे कॉफी में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है, तो आप कहेंगे कैफीन। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है, आप कहेंगे निकोटीन। आप कहेंगे निकोटीन। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो आते हैं पेपर में, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूं, चाय और कॉफी से तो मैं आपको पूरा 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूं, क्या बोलते हो। हाँ प्रिया शर्मा जी, कल वाला एटमॉस्फेयर का टॉपिक ठीक है खुला बच गया है, मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती हैं, बताइए। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती हैं, फ्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। बहुत आसान सा प्रश्न है, काफी आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर सभी लोग बता ले जाएंगे कैल्शियम। बिल्कुल सही बताया है आप लोग, सभी लोग बताएंगे जैसा, कैल्शियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, दांतों में फ्लोरोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है ना। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांतों का एनिमल। ये तो सब आसान से प्रश्न है। ये अच्छा एक सेकंड, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। किसी लगता है क्वेश्चन में आंसर लिख दिया है, लिखा हुआ नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करता है, आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फलों के मधु से, जोंक के खून से। देखो एक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है और एक नर एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है ना। तो देखो जो फीमेल होती है, फीमेल को अपने बच्चे को पालना होता है, अंडे को पालना होता है ना, तो इसलिए वो मनुष्य का खून चूसती है। जबकि जो नर मच्छर होता है वो फूलों का रस चूसता है। वो क्या करता है, फूलों का रस चूसता है। तो याद रखना है आपको। तो आपका आंसर क्या है, अगर जो नर मच्छर है, नर मच्छर, तो देखो भाई सुन लेना, नर लिखा हुआ तो नर मच्छर है तो ये फूलों का रस चूसता है, ठीक है ना। और अगर मादा होती तो वो आदमी का खून चूसती। तो जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मच्छर से ही मलेरिया होता है, समझना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मच्छर से मलेरिया होता है, इस बात का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। मच्छर से ही मलेरिया होता है, इस बात का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, जल्दी बताओ फटाफट। मच्छर से ही मलेरिया होता है, इस बात का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, जल्दी बताओ। तो आपका आंसर आएगा रोनाल्ड रास। तो आपका आंसर आएगा रोनाल्ड रास। क्वेश्चन पूछा जाएगा हड्डी तोड़ बुखार, क्वेश्चन पूछा जाएगा हड्डी तोड़ बुखार, है ना, किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे डेंगू को। क्लियर है। और डेंगू का भारत में पहला मामला कब आया था, कलकत्ता में आया था 1995 में, है ना। किस में आया था, 1995 में। और डेंगू बुखार किससे फैलता है, एंडीज एजिप्टाई से। किससे फैलता है, एंडीज एजिप्टाई से, याद रखना है, ठीक है ना। तो डेंगू किससे फैलता है, एंडीज एजिप्टाई से। और डेंगू, ये जो एंडीज एजिप्टाई है ये वायरस फेंकता है ना, ये वायरस से होता है। तो डेंगू कैसा बुखार है, वायरस से होने वाला बुखार है, ठीक है ना। और मलेरिया किससे होने वाला बुखार है, तो प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होने वाला बुखार है भैया, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। ओके ओके, टॉन्ट मत मारो महिलाओं को, ठीक है। चलिए ये क्या है, चलो नवा क्वेश्चन है, ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लगता है टाइपिंग वाले ने उत्तर हटाना भूल गया है। हाँ तो क्वेश्चन है डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है। अच्छा ठीक है, जो डायबिटीज वाला व्यक्ति होता है वो क्या कम करने के लिए ज्यादा बार पानी पीता है, ये कह रहा है ना, बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए, ठीक है जल्दी बताइए। ऑप्शन में है ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और लवण। ऑप्शन में है, इसका आंसर क्या लगाना जल्दी बताइए। डायबिटीज का व्यक्ति बार बार पानी इसलिए पीता है ताकि रक्त में से क्या कम हो जाए, ताकि रक्त में से क्या कम हो जाए।
लाल बिहारी जी का बी आया है। लाल बिहारी, फंस गए तुम, गलत हो गया। अभी अभी का आंसर आया ए। हाँ देखो सही है। डायबिटीज के व्यक्ति के अंदर क्या ग्लूकोज ज्यादा बनता है, ग्लूकोज ज्यादा बनता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए वो क्या करता है, बार बार पानी पीता है, बार बार क्या करता है, पानी पीता है। तो इसका आंसर ग्लूकोज होगा। और लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा देखते नहीं है। लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पूरा देखेंगे नहीं, वो पट से इंसुलिन हार्मोन लगा देंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधे इंसुलिन हार्मोन लगा देंगे। क्वेश्चन पढ़ो कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी पीने रहते रक्त में से किससे कम करने के लिए पीता है, तो आपका आंसर है ग्लूकोज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डायबिटीज जो होती है वो किस हार्मोन की कमी से होती है, ठीक है ना। तो मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो आप कहेंगे इंसुलिन, ठीक है ना। अब मैं इसको पूरी तरीके से बता देता हूं आपको। तो इसका जो आंसर वो ग्लूकोज है, समझिएगा। एक है इंसुलिन, एक क्या है, इंसुलिन, और यहां लिखता हूं ग्लूकोज, इधर लिखता हूं इंसुलिन और इधर लिखता हूं ग्लूकोज। अब देखिएगा, इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। इंसुलिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ग्लूकोज अगर शरीर में कम हो जाएगा तो भी आपकी बीमारी होगी, और अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो भी बीमारी होगी। तो इंसुलिन कम ग्लूकोज ज्यादा, तो कौन सा रोग हो गया, मधुमेह हो गया, है ना। और मधुमेह को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर इंसुलिन बढ़ जाए, इंसुलिन अगर बढ़ जाए, ग्लूकोज कम हो जाए, तो इसे कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, चक्कर आ जाना, चक्कर आ जाना, कमजोरी हो जाना। आदमी कहता है ना यार चक्कर आ रहा, कमजोरी हो गई है। तो कमजोरी हो गई का मतलब क्या है, या तो इंसुलिन आपका ज्यादा बढ़ गया है, तो ग्लूकोज क्या हो गया है, कम हो गया है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना है, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से ही मधुमेह यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है, तो आपका आंसर आएगा जस्ता, ठीक है ना। तो जो जिंक है, जो जस्ता है, वो इंसुलिन हार्मोन में विद्यमान रहता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर आएगा बैटिन और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बैटिन और बेस्ट ने की थी, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाए इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो अग्नाशय, देखा पत्ती जैसा होता है अग्नाशय, ये 3 भागों में बटा होता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। अल्फा से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, अल्फा से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। और बीटा में छोटी छोटी कुछ द्वीपिकाएं होती हैं, जिसको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहते हैं भैया, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और इन्हीं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो इसका जो आंसर वो ग्लूकोज है, लेकिन जो आप इंसुलिन बता रहे थे उसका मैंने प्रोसेस पूरा बता दिया आपको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कब कब 40 मिनट बीत गया आपको पता नहीं चला होगा। सर ये समझ नहीं आया, हे भगवान, कोई बात नहीं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है स्कर्वी। स्कर्वी आप जानते हो ना, स्कर्वी जानते, दांत में हो जाता है स्कर्वी। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई को ही ब्यूटी हार्मोन कहते हैं, विटामिन ई को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। तो बचा क्या, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाया जाएगा। ये सब नोट कर लेना आप लोग, है नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो स्कर्वी से क्या होता है, दांत में हो जाता है, दांत से पस आने लगता है, मसूड़े खराब हो जाते हैं और बदबू आती है, ये सब चीजें होती है। क्लियर है भाई। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटा करते थोड़ा सा, बहुत बड़ा है तो। चलिए, लिखा हुआ इनमें से कौन से 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, इनमें से कौन से 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, मांस और अंडा, शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली,
सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो प्रोटीन पूछा है, प्रोटीन। प्रोटीन का जो नामकरण है वो मुल्डर ने किया था। याद रखना, प्रोटीन का जो नामकरण है वो मुल्डर ने किया था। प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। ठीक है ना, ये बड़े बड़े एलिमेंट होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से बनता है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 से 22 होती है और लगभग 300 अमीनो अम्ल के अणु मिलकर 300 अमीनो अम्ल के अणु मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना, 300 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो प्रोटीन का कार्य होता है, प्रोटीन का कार्य कोशिकाओं की मरम्मत करना। प्रोटीन का कार्य होता है कोशिकाओं की मरम्मत करना, कोशिकाओं की टूट फूट हो जाने पर क्षतिपूर्ति करना या मरम्मत करना, क्षतिपूर्ति करना या मरम्मत करना, है ना, मांसपेशियों को मजबूत करना। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है सी। ठीक है ना, सी आंसर है। सोयाबीन और मूंगफली बिल्कुल सही बताया, सोयाबीन और मूंगफली इज द राइट आंसर, है ना। सोयाबीन में 42% होता है प्रोटीन और मूंगफली में 25%। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है और मूंगफली में 25% प्रोटीन होता है। तो दोनों आपको याद कर लेना, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए कोई थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं, पूछें, थोड़े से प्रोटीन से क्वेश्चन पूछते हैं, जरा देखते हैं। भाइयों देखो, आपको बताना है प्रोटीन के नाम, आपको बताना है प्रोटीन के नाम। ठीक है ना, आपको बताना है प्रोटीन के नाम। पहला बताना है अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन, दूसरा मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन, तीसरा दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, चौथा गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन, है ना, पांचवा कपास में पाया जाने वाला प्रोटीन, छठा मटर में पाया जाने वाला प्रोटीन, मटर में पाया जाने वाला प्रोटीन। ठीक है ना, अगला मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन। चलिए अभी मैं हल्का हल्का पूछ रहा हूं, 11वें का सी निकल गया भैया। जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, जो हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं इसके आंसर बताने हैं, जल्दी बताओ। जो हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं इसके आंसर बताओ फटाफट। ठीक है मन्नी गौतम जी, जिस दिन रोग पढ़ा रहे होंगे उस दिन आपको बता देंगे। अभी जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण और विटामिन। तो ये दो क्लास चलेंगी और दोनों क्लास में मिलकर ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। पहले का मिल्क में केसीन, और सोचो, बताते रहो आप लोग, पूरा एक बार बताओ। ये फुटकर में क्यों बता रहे हो, थोक में बताओ, थोक में, फुटकर में मत बताओ। ठीक है, थोक में बताओ, थोक में। दाल रहेगी क्या? लो भाई, आपकी सबकी मुराद पूरी करेंगे, दाल भी बताएंगे। सर लाइव क्लास नहीं चलता है हिस्ट्री स्पेशल वाला। हाँ बेटा, हिस्ट्री स्पेशल वाला संजय को क्लास चला तो था, संजय क्लास चल रहा है, वो मैराथन। हाँ चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं, तुम लोग थोक में नहीं बता रहे हो, हैं फुटकर बता रहे हो एक एक करके। चलो देखते हैं। अंडे में होता है एल्ब्यूमिन, अंडे में होता है एल्ब्यूमिन, मक्का में होता है जीन, दूध में होता है केसीन, गेहूं में होता है ग्लूटिन, कपास में होता है गैसोपीन, मटर में होता है फैसिओलिन, मांसपेशी में होता है मायोसिन, दाल में होता है प्रोलैमिन्स। ठीक है ना, ये दाल में प्रोटीन होता है। तो हमने 8 बता दिए हैं, बहुत कम माई के लाल होंगे आपके, ठीक है ना, यूट्यूब पे जो ये सब बता पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। बेटा लाइक कर दो, ये इंस्ट्रालेस 655 पता नहीं कौन सी भाषा में यूज कर रहे हैं, तो अभी लाइक नहीं किया तुम लोगों ने,
चलो लोग तो बढ़ गए हैं बेटा, डेली 9 बजे आ जाया करो। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनसे बता रहे हैं, वो डेली 9 बजे आ जाया करें, ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन, देखो विटामिन जो है वो दो प्रकार से आपने पढ़े होंगे, एक होगा जल में और एक होगा वसा में। तो बी सी ए डी ई के, बी और सी जल में घुलनशील कौन से हैं, बी सी, और बाकी ए डी ई और के वसा में है। पूछा किस में है, वसा में। तो रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और नफ्थाक्विनोन, बस इतना याद कर लो। तो क्या हो जाएगा देख लो भाई, टोकोफेरॉल नियासिन, ठीक है ना, नियासिन बी का है, खत्म कर दो इसको, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एवं टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड ये सी है, खत्म कर दो। इसके बाद थाइमीन ये बी है, खत्म कर दो। एक ही बचा है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और कैरोटीन। तो 12वें का आंसर बी हो जाएगा। अरे यार नियासिन जो है वो विटामिन बी से संबंधित है ना, कहां गलत कर रहे हो, बी इज द राइट आंसर, 12वें का है बी। चलिए 13वां देखिए, छोटा करता हूं, 13वां 14वां दोनों बताओ। छोटा कर दिया है, 13वां और 14वां दोनों बताना है आपको। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, और उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता, जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता, ठीक है जल्दी बताओ। इसमें चौथा ऑप्शन है विटामिन के, इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो है विटामिन के। चलो बताओ B2, हाँ आएगा आंसर, आया आया, सी बता रहे हैं सब लोग। किसका सी, 13वें का, 13वें का सी बता रहे हैं, 14वें का बी बता रहे हैं। 13वें का सी है, 14वें का बी है। कंप्यूटर जी बताओ, सही बताओ। 13वें का सी बता रहे हैं और 14वें का बी बता रहे हैं। चलो देखते हैं। विटामिन B2, B1 का नाम क्या है, थायमीन। B1 का नाम क्या है, थायमीन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन है। ये तो विटामिन है ही नहीं, ये क्या है, प्रोटीन है। राइबोफ्लेविन ये है विटामिन B2, ये है विटामिन B2। और डेक्ट्रोज तो शुगर है, ओज लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। 14वें का क्वेश्चन आपने बताया है जिसमें बता रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। तो उस विटामिन नाम बताइए जो पशु खाद्य में नहीं होता, विटामिन सी नहीं देते, है ना, विटामिन सी नहीं होता पशु खाद्य में, बाकी सब कुछ होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग तो बिल्कुल गदर काट दिए, सही बताया है। आगे 15वां बताओ, 16वां बताओ, ठीक है। 15वां बताओ, 16वां बताओ। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। देखो विटामिन पूछा, अगर आपसे पूछा जाए रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सहायक है, तो याद रखिए, आपको मैं बता रहा हूं, प्रोथ्राम्बिन आपको याद रखना है, जो जो चाहिए रक्त का थक्का जमाने के लिए। जैसे चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद, विशाल भारती जी हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है ना। अब गलती हो गई भाई, सुधार लेंगे, अब बढ़ेंगे। तो प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, देखिएगा जरा सा, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम। समझिएगा हमें इतनी चीजों की जरूरत होती है, जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमने के लिए हमें इतनी जरूरत होती है ना। और शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, इसलिए यकृत सारा काम करता है हिपैरिन की मदद से, हिपैरिन, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो हिपैरिन की वजह से नहीं जमता। और चोट लगने पर मस्तिष्क जब यकृत को कहता है कि हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर दो, तो भैया फिर ये जम जाता है। तो इसका आंसर क्या लगाना है, विटामिन के लगाना है। क्या लगाना है, विटामिन के। वो कौन सी बीमारी है जिसमें चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, वो कौन सी बीमारी है बच्चा जिसमें चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, फटाफट बताओ जल्दी से। और इसका आंसर क्या है, विटामिन ई का। विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है, तो आप पता है कि अंडा होता है, अंडे की पीली जर्दी, अंडे की पीली जर्दी यही तो खाना है, ठीक है ना। तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो अच्छे स्रोत में आपका सब्जियां भी आती, फल, सूखे मेवे, बीज, ये सब आता है। लेकिन विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, है ना। और इसकी कमी से शिशुओं में क्या हो जाता है, विटामिन ई की कमी से शिशु में कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से शिशु में कौन सा रोग होता है, जल्दी बताओ। हाँ क्या करते हैं, आंसर कुछ और बोल रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। बताया हमने सब्जियां, ठीक है ना। तो ताजी सब्जियां, फल और सूखे मेवे विटामिन ई का स्रोत हैं, ठीक है ना। हीमोफीलिया आंसर आया है, अच्छा ऊपर वाले का आंसर दे रहे हो सब लोग, हीमोफीलिया। हम कह रहे हैं विटामिन ई की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से शिशु में होने वाला रोग पूछ रहा हूं।
विटामिन ई की कमी से शिशु में होने वाला रोग पूछ रहा हूं, ये बताना है आपको। ठीक है, ऊपर वाले का हीमोफीलिया है, मैं समझ गया। हीमोफीलिया को रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं और शाही रोग कहते हैं, क्योंकि महारानी विक्टोरिया को और एलिजाबेथ को भी हुआ था, इसलिए उसको वो भी कहते हैं। वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, शिशु में होने वाले रोग को क्या कहते हैं, विटामिन ई की कमी से। चलिए, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक बोल रहा हूं, याद कर लीजिए, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है ना। जो अंडे की पीली जर्दी होती है वो वसा होती है, फैट, और जो सफेद होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो पीली जो जर्दी है वो वसा है, विटामिन नहीं है। तो विटामिन ई आपको ताजी सब्जियों में मिलेगा, आपको पता है ना, खिलाया भी जाता है बच्चों को हरी सब्जियां। चलो 17वां क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है भोजन में नमक का क्या महत्व है। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सोचना। भोजन में नमक का क्या महत्व है। पानी में भोजन के कणों की विरलता में वृद्धि, भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करना, खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान करना, और भोजन का स्वाद बेहतर बनाना। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी से। हीमोलाइटिक है बेटा, याद, एनीमिया याद करना जरूरी नहीं है, हीमोलाइटिक एनीमिया याद रखेंगे तभी पेपर हो पाएगा। तो बताइए, आपको पता है नमक क्या होता है। नमक होता है NaCl, समझना, नमक क्या होता है, NaCl। जो नमक में सोडियम होता है, समझना, जो नमक में सोडियम होता है वो हार्ट बीट की गति को बढ़ाता है ना। जो हृदय की गति होती है यानी ब्लड प्रेशर, समझिएगा, जो सोडियम होता है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है यानी बीपी को बढ़ाता है। ठीक है ना। अर्थात जिसका बीपी लो हो, जिसका बीपी लो होता है उसको नमक का घोल पिलाया जाता है। ठीक है ना। और जिसका बीपी हाई होता है उसको शुगर का घोल पिलाया जाता है। और जो क्लोरीन है ये पेट में जाके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। पहली बात तो पेट में भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है। तो यहां पर जो सबसे सटीक आंसर होगा वो यही होगा, भोजन के पाचन के लिए जरूरी है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन को बढ़ावा भी देता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा 17वें का वो हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। ठीक है, कोई समस्या। एक क्वेश्चन ये है कि अगर देखो हार्ट बीट बढ़ती है, समझना, जब हार्ट बीट बढ़ती है तो व्यक्ति डर जाता है। शिल्पी गंगवार कह रही है कि सर मुझे साइंस वीक है लग रही है। अच्छा अच्छा, अभी तुम कह रहे थे कि सर क्वेश्चन इजी हैं, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आ गए, तुम्हें वीक लग रही है। साइंस स्पेशल का बैच 300 रुपये का है, वीडियो कोर्स है, वीडियो ऑन डिमांड पे SSG कोचिंग के ऐप पे जाएंगे, वहाँ से परचेज कर लेंगे। उसमें आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी भी पढ़ाई है। ठीक है ना, कंप्लीट उसको ले लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, क्लास कैसे मिली बता दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा। अच्छा, जब कभी आप डर जाते हैं, तो डरने पर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी। जब कभी आप डर जाते हैं तो डरने पर क्या हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी। तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको समझिएगा कि आपने वो देखा है, एक टेस्ट होता है जो डरा कर लिया जाता है, मतलब कि आप नार्को टेस्ट समझिएगा। जो नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट में जो भी बीपी का मरीज होता है, जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, अमरेश प्रसाद रुक जाइए, देखता हूं मैं क्या है। नार्को टेस्ट जो होता है, नार्को टेस्ट जिसमें सच बुलवाया जाता है, तो जिसको बीपी की बीमारी होती है ना उसको नार्को टेस्ट नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और व्यक्ति डरता है, और डरने में व्यक्ति सच बोल देता है। समझ रहे हो। तो जो नार्को टेस्ट होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा, सोडियम पेंटाथॉल का। नार्को टेस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नार्को टेस्ट में सच बुलाने के लिए सोडियम पेंटाथॉल का प्रयोग करते हैं। नार्को टेस्ट में सच का पता लगाने के लिए सोडियम पेंटाथॉल का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है ना। अगला लिखा हुआ है, किस विटामिन की कमी से परनीसियम एनीमिया, अच्छा रक्त अल्पता, ठीक है, किस विटामिन की कमी से परनीसियम एनीमिया होता है, जल्दी बताइए। किस विटामिन कमी से परनीसियम एनीमिया होता है। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है फटाफट, बहुत आसान है। बेटा सुन लो क्या लिखा हुआ है, परनीसियस लिखा हुआ है, परनीसियस एनीमिया या परनीसियम भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया एनीमिया के कई प्रकार होते हैं, एनीमिया के कई प्रकार होते हैं, है ना। हीमोलाइटिक एनीमिया बताया था अभी हमने आपको। हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है वो ई से होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक जो एनीमिया होता है वो विटामिन ई से होता है। ये कह रहा है परनीसियम, परनीसियम नहीं है ये, परनीसियस है, परनीसियस है ये, परनीसियस एनीमिया पूछ रहा है।
एनीमिया। इसमें होता क्या है, रक्त में से ऑक्सीजन कम होता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ब्लड से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, परनीसियस एनीमिया। ये होता है विटामिन B12 की कमी से, ये होता है विटामिन B12 की कमी से। 18वें का ए सही बताया आप लोगों ने, 18वें का ए है, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है नाइट्रोजन युक्त भोजन है। 19वां क्वेश्चन लिखा हुआ है नाइट्रोजन युक्त भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अरे यार ये इसमें आंसर लिखा हुआ है, शिट। चलो कोई बात नहीं, प्रोटीन, कोई बात नहीं, 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 ठीक है चलो कोई बात नहीं। 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां लिखा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन B12, रिपीटेड क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन लिखा हुआ है इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने बताया शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताए थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। तो कौन शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जो है वो शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते, विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। विटामिन अधिकतर बाहर से लेने पड़ते हैं। इस बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, अधिकतर बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं, विटामिन अधिकतर बाहर से लेने पड़ते हैं। विटामिन का कार्य रासायनिक प्रक्रिया को तेज करना है ना, कैटलिस्ट का काम करती है, यानी कि जो भोजन को पचाने की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना है, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो इसका असर कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए हाँ, 22वां 23वां दोनों आसान है, दोनों एक साथ बताने हैं। लिखा हुआ है इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है और फाइबर आहार में शामिल है। बताइए फटाफट, फाइबर आहार में शामिल है, फाइबर में क्या शामिल होता है, सब पता है आप लोग को, बताइए। नाइट्रोजन, सॉरी क्या है, हाँ विटामिन सी। अरे यार क्या है, मुंह से निकल गया मेरे, ठीक है ना। तो कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है, बताओ कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है। 21 का बी है, बिल्कुल सही, विटामिन सी। फिर क्वेश्चन है फाइबर आहार में शामिल होता है क्या, फाइबर आहार में शामिल होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या वसा। फटाफट बताओ। अच्छा ये फाइबर करता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए फाइबर का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछे तो क्या आपका आंसर क्या रहेगा। फाइबर करता क्या है, कुछ नहीं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक कम आएगा। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है फाइबर, इसलिए फाइबर युक्त अनाज खाने के लिए डॉक्टर कहता है। तो क्या है, बी बता रहे हैं सब लोग, बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज, ठीक है ना। तो सेल्यूलोज हो, क्या सिर्फ सेल्यूलोज है, नहीं, सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन, कभी और भी आंसर अगर आपके आ जाए तो सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, काइटिन हो गया, लिग्निन हो गया, ये सारे आपके फाइबर युक्त हैं, ये सारे आपके क्या है, फाइबर युक्त है। या फिर ये समझ लीजिए कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है ना, कोशिका भित्ति आपकी क्या होती है, फाइबर युक्त होती है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। याददाश्त नहीं बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता होता तो सब बच्चे ये नहीं फांक रहे होते आज फाइबर, हैं नोच के खा गए होते सारा पेड़ की छाल। क्वेश्चन है सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आसान सा क्वेश्चन है, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और किसको प्रभावित करता है, हड्डियों को। इसमें हम क्या बताते हैं। 25वां क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो विटामिन के क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है, जो कठिन थे वो भी आ रहे हैं। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, इसका देखो उत्तर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका जो है वो उत्तर गलत दिया हुआ है। तो 25 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो विटामिन डी होगा, ठीक है ना, रिकेट्स, हड्डियों की को मुड़ जाना। चलो 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन,
कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक होता है संचित भोजन और एक होता है संचित ईंधन। तो अगर आपको ये पता हो जाए संचित भोजन किसे कहते हैं और संचित ईंधन किसे कहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और वसा आसा हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, फैट एट सब पढ़ा रखा है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं संचित ईंधन किसे कहते हैं, बताइए, संचित ईंधन किसे कहते हैं और संचित भोजन किसे कहते हैं? बताओ, संचित ईंधन किसे कहते हैं और संचित भोजन किसे कहते हैं? बताओ। ठीक है, 26 का बी है, मुझे समझ में आ रहा है, सही है, मुझे पता है, चल रहा है, सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं संचित ईंधन किसे कहते हैं, संचित भोजन किसे कहते हैं? संचित ईंधन कहते हैं स्टार्च को और संचित भोजन कहते हैं वसा को, ठीक है ना। संचित भोजन किसे कहते हैं? वसा को। और वसा क्या होती है? जितने चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, चर्बी वाले पदार्थ होते हैं, वो सारे आगे क्या होते हैं? वसा होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वसा होती है वो दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ठीक है ना। जो संतृप्त वसा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा होता है और उसको हार्ड फैट कहते हैं। और जो असंतृप्त वसा होती है वो पादप वसा होती है, ठीक है ना, यानी कि प्लांट आपका फैट होता है और उसको सॉफ्ट फैट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सॉफ्ट फैट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। लिपिड भी कह सकते हो, वसा मतलब लिपिड, पॉमिटिक अम्ल, ये सब सुना होगा आप लोगों ने, मैं बताया है, ठीक है ना। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन है 27वां। सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जल्दी बताओ, 1 घंटा हो गया भाई, कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें दी है। इन 4 टॉपिक से जो टोटल क्वेश्चन की संख्या आई है अभी तक पेपर में, उनकी संख्या है 90 के आसपास। तो आज 30 करेंगे और 60 कल कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कल लंबा क्लास चल जाएगा और 9 बजे तुम उपस्थित हो जाओगे तो लंबा क्लास चल जाएगा। और लोग हमको ज्यादा देख रहे हैं और लाइक हमारा कम है। सबसे पहले हाँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, भैया सैचुरेटेड को संतृप्त और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त कहते हैं, ठीक है। 27वें का आसन, ठीक है। लोग बता रहे हैं विटामिन के। अरे यार, कहां से आए हो भाई, कहां से आए हो, कहां से आए हो? कौन सा विटामिन छीलने से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो छीलने से नष्ट हो जाता है। कहां से आ गए हो? ठीक है, तो याद रखना है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, सब्जियों की छीलने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है? चलो अगला, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये बताओ 29वां क्वेश्चन। अच्छा, बेरी बेरी से होता क्या है? तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। बेरी बेरी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या होता है भाई? आलू खाइए, अंडे खाइए और ताजी सब्जियां खाइए। विटामिन बी का भी यही स्रोत है, ठीक है ना। लाइक कर दो दादा, मेरे लाइक कर दो यार, ज्यादा लोग कम लाइक, ऐसा क्यों? 29वां क्वेश्चन, वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है, जो हमारे शरीर में निर्मित होता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा भाई और भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये पहले बताओ, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में खुद से निर्मित हो रहा है? जल्दी से, जल्दी से। विटामिन डी, वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है। उनतीस का सब सी बता रहे हैं। के बता रहे हैं विटामिन डी। चलिए मैं बताता हूं, वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है, समझना, आसानी से जो निर्मित होता है वो विटामिन डी है। आसानी से जो निर्मित होता है वो विटामिन डी है। आप सूर्य के प्रकाश से आसानी से खड़े हो सकते हो, धूप में खड़े हो जाइए और वो बनता रहेगा। धूप में खड़े हो जाइए, वो बनता रहेगा। बाकी जितने हैं ना उनको लेना पड़ता है, बाकी जितने हैं उनको अच्छे से लेना पड़ता है। डी होगा इसका आंसर, सी, यानी कि इसके हिसाब से सी और विटामिन डी होगा। आसानी से निर्मित होने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी एसएससी के एमटीएस में 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एमटीएस समझ रहे हो और तुम ये गलत कर रहे हो। 30वां क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? लिखा तो है आंसर, बताओ। विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता भी होगा, पायरिडॉक्सिन कहते हैं।
पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन। बताइए विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? ओके, आपकी क्लास धन्यवाद। विटामिन डी धूप से मिलता है, ठीक है, आजकल तो खूब ले रहे हैं। हाँ, जब ज्यादा हो जाए तो हमको भी दे देना थोड़ा सा। 30 का आंसर डी बता रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि तुम लोग बस पढ़ लेते हो कि ठीक है विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है, सिर्फ ये पढ़ लेते हो, ये सिर्फ पढ़ लेते हो कि कोई बताता भी है कि रक्ताल्पता होती क्या है? बताओ, ये सिर्फ पढ़ लेते हो कि सिर्फ पता नहीं होता है? समझ लो, रक्ताल्पता। अब रक्त अल्पता यानी रक्त प्लस अल्प, रक्त का कम होना, यही तो होता है। अच्छा, अब ये रक्त में क्या होता है? आरबीसी इंपॉर्टेंट है, तो आरबीसी का आकार क्या होता है? बाइफोकल होता है, यानी अंडाकार मान लेते हैं, बाइफोकल वैसे तो होता है, उभयातल इसे कहते हैं, उभयातल होता है इसका तार। तो विटामिन B6 की कमी से आरबीसी का जो आकार होता है वो उभयातल से हसिया के आकार का हो जाता है। हसिया जानते हो? हसिया ऐसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है ना, आप समझिए ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और वैसे तो उभयातल होता है, तो इसका आकार कैसे हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, इसे रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है मोनिका वर्मा ये क्या है रक्ताल्पता, आप समझ में आ गया? चलो 35 क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है? बताइए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बताइए फटाफट। ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? बता ले जाओ जल्दी से, बहुत आसान है। सर आपने मैत्री सूत्र कैसे याद किया? आए भाई, आयु डिलिक एयोंग एयोच हैव लर्न दमन दमन जबम गजगज जबरदस्त कवच चट्टो कवे सर हल हो गया, ऐसे याद किया। हाँ बिल्कुल सही आ गया आंसर, ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और आपसे पूछा जाए पृथ्वी की भूपरपटी पर, पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भी आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन। क्लियर है? अच्छा, क्या कितना होता है ये किसी ने सिखाया? कितना होता है? एक ग्राम हीमोग्लोबिन में, किसी ने ये नहीं सिखाया होगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.39, ठीक है ना, 1.39 ml ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये आपने नहीं सिखाया होगा, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन होता है ये हमने आपको बताया, ठीक है ना, 1.3 ml ऑक्सीजन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन मतलब नहीं है। चलो 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से बेटा लाइक कर दो, जो जो बच्चा नया है वो लाइक कर देगा फटाफट। प्रोटीन, विटामिन, वसा और दूध। तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा और दूध। जल्दी बताइए। धन्यवाद, आपका आंसर आ गया है, आंसर बिल्कुल सही है, प्रोटीन। और इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के मेल से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है, 300 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। प्रोटीन की खोज या नामकरण मुल्डर ने किया था। और इसके बाद प्रोटीन के नाम और प्रोटीन किसमें कितना कितना पाया जाता है। सोयाबीन में 42%, मूंगफली में 25%, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है ना, नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जो यकृत अपने पास रखता है? देखो मैं बताऊं आपको, प्रोथ्राम्बिन, समझना, अभी मैंने बताया भी था, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन,
ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का संचित रूप क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, है ना, तांबा जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर, कॉपर, ठीक है ना, और प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लाइकोजन, विटामिन के और तांबा, इन सब का जो स्टोरेज है, इन सब का जो स्टोरेज है वो है यकृत। इन सब का स्टोरेज क्या है? तो आप कहेंगे सर इन सब का स्टोरेज है आपका यकृत। अच्छा, हिपैरिन भी लिख लो इसमें, हिपैरिन। इन सब का जो स्टोरेज है वो सब क्या है? यकृत है। तो इसका आंसर क्या लगा ना? विटामिन के। सी नहीं है, सी नहीं है, मारेंगे घूसा। इसका आंसर विटामिन के है, लिखा है, ये लिख लो। अगर आपसे पूछा तांबा कहाँ एकत्र रहता है? प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, ये सब कहाँ एकत्र होते हैं? तो आपका आंसर आएगा लिवर में, ठीक है ना। अगला, इसके बाद विटामिन ए भी बेटा लिवर में रहता है, विटामिन ए भी रहता है लिवर में, ठीक है ना, विटामिन ए और विटामिन के दोनों। इसमें से किसे शरीर निर्माण डैश खंड कहा जाता है? शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं आपको। और प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल्दी बताइए, प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है प्रतिलेखन, हिंदी में कहते हैं प्रतिलेखन। बात समझ आ रही है? प्रतिलेखन, प्रतिलेखन, ठीक है ना। तो प्रोटीन का संश्लेषण प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है, तो इसका आंसर प्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 35वां क्वेश्चन, इसका उत्तर आ गया है धोखे से। गर्भवती महिलाओं में समानता किसकी कमी हो जाती है? तो फॉलिक अम्ल की कमी हो जाती है, तो पता ही था आपको, लेकिन ऐसा कुछ आंसर है ही नहीं, ठीक है ना, अब तो सबको पता है। जल्दी जल्दी अनिकेत, जल्दी बताओ, तो अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी तरफ ध्यान करो। गर्भवती महिलाओं में समानता किसकी कमी हो जाती है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और लोहा। इसका आंसर क्या लगाना है? 35 नंबर आज का लास्ट है, 35। जल्दी बताओ, गर्भवती महिलाओं में। बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो गर्भवती महिला होती हैं उनमें दो रोग होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। एक है ऑस्टियोपोरोसिस, एक है ऑस्टियोपोरोसिस। और जो ऑस्टी होती है वो अस्थि होती है, हड्डी। और हड्डी का जो कमजोर होना है वो आपको बताता है क्या? कि आपके अंदर क्या कम हो गया है। अगर हड्डी कमजोर हो गई है तो आपके अंदर क्या कम हो गया है? कैल्शियम कम हो गया है, ठीक है ना। ये पहला रोग हो जाता है। और दूसरा रोग होता है आपका एनीमिया। दूसरा रोग क्या होता है? एनीमिया, जो रक्त की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है ना। और रक्त में किस चीज की कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके अंदर रक्त की मात्रा में 40% की वृद्धि हो जाती है। और रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है लेकिन खनिज लवण नहीं बढ़ पाते, यानी आयरन नहीं बढ़ पाता है। बात समझ आ रही है? तो इसी कारण से यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहा और कैल्शियम। 35 नंबर का आंसर होगा लोहा और कैल्शियम, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है टोटल। इसमें देख लेते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं और आज हम लोगों ने कितने कर लिए हैं। हम लोगों ने 35 कर लिए हैं और हैं कितने? 87 हैं, यानी 90 मान लो, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, लेकिन 9 बजे आप जुड़ेंगे तभी तो कर पाएंगे। जब 9 बजे जुड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या घंटा, ठीक है। और लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो हम चाहेंगे कि आप लोग लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और फिर सेम बात, जिसको जीएस में बहुत परेशानी है वो जीएस स्पेशल 20 बैच ज्वाइन कर लेगा और उसके साथ उसको मिल जाएगा ग्राम विकास का बैच फ्री। ग्राम विकास, हिंदी स्पेशल और यूपी जीके स्पेशल, ये 3 बैच उसको फ्री मिल जाएंगे, यानी 3 क्लास उसको फ्री मिल जाएगी, जिसकी रेट 500 रुपये है, वो उसको फ्री मिल जाएगा। और जीएस स्पेशल 20 की बैच की फीस 1500 रुपये है, ठीक है ना। तो अगर आप ये ले लेंगे तो जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगी, ग्राम विकास भी हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगी और यूपी भी हो जाएगी। फिर आप आराम से यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, फिर जितनी आए देते रहिए, उड़ाते रहिए फटाफट, वो आपके ऊपर है। लाइक कर दीजिएगा, 382 लाइक है, मैं 500 कर दीजिए, छुट्टी करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बोल लिया, मुंह हो गया है दर्द, दांत आत सब टूट जाएंगे तुम लोग के चक्कर में, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी बेटा, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना।
मैं चाहूँ तो फटाफट पूरे करवा दूं। देखो ये यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। पट्टे से हो गया। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और फाइबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक 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 कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, जो भी है लाइक कर दो। सोच रहे होगा ना, बिल्कुल घबरा रहा होगा मन,